हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब जो बोर्ड्स की तैयारियां हैं उसको शुरू कर ही दिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि देखो बेटा अभी से जब शुरुआत करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं हमें आगे क्या कह सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और हमें रिवीजन के लिए भी काफी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए हम सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। तो देखो बेटा, हमने इस पहली वीडियो में, पहले लेक्चर में जो है आपको सोशल साइंस के कुछ चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट की जो मैं सोशल साइंस का थोड़ा सा डिवीजन जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा आपने पिछली बार भी पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, और हर पोर्शन का जो वेटेज है वो 20-20 मार्क्स का रहने वाला है। क्लियर। अब कहीं ना कहीं हिस्ट्री में हमें क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पीक डिटेलिंग में पढ़ना पड़ता है, चीजों को डिटेल्स ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में हम शुरुआत भी किससे करेंगे, हिस्ट्री से ही करने वाले हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री से फटाफट ज्यादा वीडियो में देर ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, पहला चैप्टर जो है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। सो टॉपिक क्या कह रहा है, टॉपिक ये कह रहा है कि ये जो नेशनलिज्म है उसका बढ़ना, यूरोप में ये जो नेशनलिज्म बढ़ा है उसके बारे में हमें क्या करना है, इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म। सो नेशनलिज्म रिफर्स टू अ फीलिंग टुवर्ड्स योर नेशन, मींस जो पीपल है यूरोप के, उन्हें अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब हमें अपने देश को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो राजा महाराजाओं वाला रूल चला आ रहा है इसको खत्म करके कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वाली चीजों को अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारी ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ फटाफट से। ये वाली इमेज देखो, सबसे पहले ये इमेज जो दिख रही है ना आपको, इस इमेज को थोड़ा सा समझो, इमेज समझो, इमेज को थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इमेज ये जो बनाई गई है ये आपका एकमात्र फिगर है। ठीक है, एक फिगर है जो फ्रेडरिक सोरो, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखो समझो यहाँ पर जरा, फ्रेडरिक सोरो, ये नाम दिख रहा है आपको, फ्रेडरिक सोरो। इन्होंने 1848 में ये 4 इमेजेस की सीरीज बनाई थी, जिसमें से एक इमेज जो है वो अभी आपके सामने लगी हुई है। ठीक है, a French artist prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republic as he called them। फ्रेडरिक सोरो ने क्या किया कि 4 इमेजेस बनाई, ठीक है, जिनमें उन्होंने क्या दिखाना शुरू किया, हाउ आर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, हम कैसे बन सकते हैं, इन चीजों को उन्होंने उन इमेजेस में दिखाना शुरू किया। ठीक है, आप समझो यहाँ उनका एक जो प्रिंट है वो आपके सामने है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, जिसमें क्या हो रहा है बेटा कि पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, अमेरिका के लोग, ये देखो, ये जो अमेरिका के लोग हैं, ये जो यूरोप के लोग हैं, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सभी एजेस की, सभी सोशल क्लासेस एक समान, सॉरी यहाँ कहेंगे कि उनकी उम्र क्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सोशल क्लास क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, और ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ये रहा आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और ये लोग इसके पास से गुजर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम आजादी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आजादी एक्सेप्ट करेंगे, अब हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। क्लियर। आगे देखो, हाँ अब देखो यहां पर क्या कहा गया है कि इन लोगों ने यहाँ क्या कहा कि हम होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसे जैसे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आजादी का वो प्रतीक जो है उसके पास से गुजर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एज यू वुड रिकॉल, अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद हो कहीं ना कहीं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था, उन्होंने लिबर्टी, आजादी को किस रूप में दिखाया था, एज अ फीमेल फिगर। ठीक है, आजादी को फीमेल फिगर के तरीके से दिखाया गया था। और आप इस वाली इमेज में भी क्या देखोगे, इस वाली इमेज में भी देखो तो यहाँ जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसके हाथ में आपको 2 चीजें दिखेंगी, एक ये टॉर्च और ये चार्टर ऑफ मेंस राइट्स। ठीक है, यहाँ इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक हाथ में आपको टॉर्च जलती हुई दिख रही है और एक हाथ में किताब तरीके का दिख रहा है जिसमें लोगों के अधिकारों के बारे में बात की गई है। क्लियर। अब यहां आ जाओ, देखो यहां साफ साफ लिखा है ना बेटा, समझो यहां पर
कि आप देख सकते हो क्या कि टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक हाथ में टॉर्च है, ठीक है, और एक हाथ में लोगों के अधिकारों के लिए जो एक बुक्स टाइप से बनाई वो है उनके हाथ में, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में। इसके अलावा ऑन द अर्थ, जमीन पर आपको क्या दिख रहा है? जमीन पर ये देखो, नीचे नीचे देखो फटाफट से, ये देखो क्या दिख रहा है कि ये एक सेकेंड, ये देखो यहां क्या दिख रहा है, ये नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है? ये मोनार्की, एब्सोल्यूटिस्ट, ये सब डले हुए हैं। आप कोई भी राजा वगैरह का शासन नहीं चलेगा, कोई राजा नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, सब देखो ऐसे डला हुआ है आपके सामने। देखो यहां पर ये दिखा रहा है, मतलब फ्रेडरिक सोरो ने अपने विजन में बताया कि अब लोग आजादी को एक्सेप्ट करेंगे, अब वो कहीं ना कहीं मोनार्की के अंडर में नहीं रहेंगे, मोनार्की को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो यहां अगर आप और ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, तो आपको सही से दिखाई देगा कि ये जो जमीन पर जो वो पड़ी हुई थी, वहां पर उन्होंने क्या किया, मोनार्की को कहा कि चलो अब तो कोई इसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। यहां देखो, यहां साफ साफ लिखा हुआ है ना कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। साफ साफ बताया गया है कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट थे अब उनके बचे हुए अब देखो यहां पर उसने क्या कहा कि देखो यहां पर क्या बचा हुआ है कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट है, जो ये मोनार्की वाली चीजें चली आ रही थी, अब ये देखो अब इनका केवल अवशेष बचे हुए और कुछ ज्यादा नहीं रहा है, ठीक है। इन सोरो यूटोपियन विजन, इंपोर्टेंट, यूटोपियन क्या मतलब होता है? यूटोपियन का मतलब होता है ऐसी सोच जो रियलिटी में संभव नहीं है। तो ये जो सोरो की जो यूटोपियन सोच थी, क्या बताया गया? द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, कॉस्ट्यूम्स। ये जो यूटोपियन विजन था, इसमें दिखाया गया कि सोरो ने क्या कहा कि ये जो लोग हैं उनकी पहचान कैसे हो रही है? तो ये पहचान उनकी हो रही है किससे? उनके कपड़ों से, उनके देश के कपड़ों से, उनके झंडों से, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशन, ये जो जुलूस आपके सामने निकल रहा है, देखो जरा फटाफट से देखो, तो ये जो जुलूस आपके सामने से निकल रहा है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप इस जुलूस पर ध्यान दोगे, ये जो जुलूस आपके सामने से निकल रहा है, ये देखो ये झंडे लेकर निकल रहे हैं, देखो ये देश जो है वो झंडे लेकर, अपने अपने झंडे लेकर यहाँ से पास हो रहे हैं। ये जो फ्रांस है जो अभी अभी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पास कर चुका है। इसके आगे कौन कौन निकल चुके हैं? तो इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे यूएसए निकल चुका है। देखो, पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। क्या कहा कि यहां से यूरोप में स्विट्जरलैंड और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं अब नेशन स्टेट्स बन चुके। क्लियर? इसके अलावा फ्रांस, देखो साफ साफ कहा गया है, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस की अगर पहचान की जाए तो उसके झंडे से की जाएगी, जो ट्राई कलर 3 कलर में है, वो रिसेंटली कहा पहुंचा स्टैचू ऑफ हैज जस्ट रीच द स्टैचू, मतलब अभी अभी वो डेमोक्रेटिक हुआ है, ठीक है। उसने अभी अभी एब्सोल्यूटिस्ट को क्या किया है? खत्म किया है। इसके अलावा यहां देखो, फ्रांस के पीछे कौन कौन आ रहा है बेटा? तो फ्रांस के पीछे समझो, देखो इसके बाद फ्रांस के पीछे कौन कौन आ रहा है? पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग्स। और फ्रांस के पीछे जर्मनी भी है, जर्मनी के पीछे और भी देश जो है वो आ रहे हैं। इसके साथ इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम when Soro created this image, the German people did not yet existed as United Nation. The flag they carry as an expression of liberal hopes in 1884 to unify the numerous German speaking into a state under a democratic constitution। और मजेदार बात क्या है? क्या कहा है इस लाइन में? इस लाइन में सबसे ज्यादा मजेदार बात ये कही गई है कि जब ये फ्रेडरिक सोरो ने ये इमेज बनाई थी 1848 में, तब जर्मनी जो है वो लिबर्टी की तरफ, वो सॉरी डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स में नहीं था। तब क्या था? जर्मनी प्रयास कर रहा था कि हम भी क्या हो जाए, यूनाइटेड नेशंस हो जाए। हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड किए गए हैं, मतलब जो लोग छोटे जर्मन्स बोलते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में अलग थे। तो जर्मनी कोशिश कर रहा था कि हम सब एक साथ आकर एक यूनाइटेड नेशन बना ले, ठीक है। उस समय ये प्रयास कर रहा था और फ्रेडरिक सोरो ने इसकी इमेज बना दी थी। क्लियर? फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलीसेस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और ये जो देश जो है वो पीछे लाइन में लगे हुए हैं, देखो बेटा
यहाँ देखो जरा, ये जो देश है ये पीछे लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखो ये सारे पीछे लाइन में लगे हुए हैं कि आजादी, नेशन स्टेट्स बनाएंगे अब हम, ठीक है। अब हम ये जो एब्सोल्यूटिस्ट वाला कंसेप्ट है इसको खत्म करेंगे, क्लियर। आगे देखो, फ्रॉम द हेवेंस, स्वर्ग से, मतलब यूटोपियन ने कितनी अच्छी इमेज बनाई है, आप सोचो। देखो उसने यूटोपियन ने ऊपर भगवान, देखो उन्होंने क्या दिखाया कि जीसस जो है वो ये सारी चीजें देख रहे हैं आसमान से, ठीक है। क्या क्या दिखाया यूटोपियन फेडेक्स ने कि ये देखो यहाँ पर कि फ्रॉम द हेवेंस, स्वर्ग से जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, सेंट, एंजल्स, वो सब इन चीजों को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इन चीजों को इस्तेमाल करने का क्या कारण रहा, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने का कारण ये रहा कि ये जो देश थे इन सभी में एकता दिखाने के लिए क्या किया गया, इन सारी चीजों को प्रेजेंट, इन सारी चीजों को उसमें डाला गया था, ठीक है। अब आगे आओ, फेडरिक सोरो की जो इमेज थी उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या क्या चीजें फेडरिक सोरो जो है वो बताना चाहते थे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब इस चैप्टर में हमें और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, देखो सबसे पहले हाँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो इस चैप्टर में कई सारी चीजें जो है फेडरिक सोरो ने अपनी इस फिगर 1 में दिखाई हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म emerged as force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। 19th century में 1800 की शुरुआत में क्या हुआ बेटा कि क्या हुआ ये कि यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ने लगी। और जब नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ना शुरू हो गई तो वहां की राजनीति में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए, ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीपल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। इंपोर्टेंट है इसको हाईलाइट करना कि जैसे जैसे ये नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ना शुरू हुई तो वहां के लोगों ने कहा कि अब हम नेशन स्टेट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेशन स्टेट्स बनाएंगे। ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक मतलब छोटे छोटे राजाओं का जो रूल चल रहा था, ये नहीं, अब हम क्या बनाएंगे? नेशन स्टेट्स बनाएंगे और अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट्स in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। और ये जो मॉडर्न साइंस का मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है ये एकदम से नहीं आया, ये कहीं ना कहीं एकदम से यूरोप में उड़ के नहीं आ गया। इसके बारे में लोग बहुत पहले से सोच रहे थे कि हमें ऐसा करना है कहीं ना कहीं। क्लियर? बट अ नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and share history or descent। ये जो मॉडर्न स्टेट वाला कंसेप्ट था, मॉडर्न स्टेट वाला था, इसमें जो है पावर क्या हो रही थी? सेंट्रलाइज्ड, किसी एक पर्सन के हाथ में जा रही थी। पर ये जो नेशन स्टेट्स थी, यहाँ पर क्या कह रहे थे कि यहाँ जो लोगों की मेजोरिटी है वो लोग रहेंगे और इसके रूलर्स और जो इसके सिटीजन है वो सभी कॉमन आइडेंटिटी आपस में शेयर करेंगे। ठीक है? This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggle, through the action of leaders and the common people। और ये जो एक समानता है, कॉमननेस, ये एकदम से नहीं आने वाली थी। इसके लिए लोगों ने कई सालों तक स्ट्रगल किया, संघर्ष किए, जुलूस निकाले, कई सारे आंदोलन किए, तब जाकर ये चीजें उन्हें मिल रही थी। ठीक है? द चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th century यूरोप। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे नेशन स्टेट्स के थ्रू नेशनलिज्म जो है वो 19th सेंचुरी में यूरोप में आ गया था। ये सारी चीजें अब हमें इस चैप्टर में आगे डील करनी है। पर यहाँ का जो मेन आप अगर कहो कि सर ये हुआ कैसे था, ये हो क्यों रहा था, तो यहाँ का जो मेन जो था जहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग शुरू हुई वो कंट्री थी फ्रांस। तो कहीं ना कहीं करता धरता, जैसे कहते हैं ना कि वो मौसी होती है ना जो आग लगाती है और फिर वो आग जुलूस बन जाती है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस ही जो था उसने नेशनलिज्म की शुरुआत की। और वो शुरुआत इतनी बड़ी यूरोप में कि अब हर कोई अपने यहाँ नेशनलिज्म को एक्सेप्ट करना चाहता था। तो आगे क्या हुआ, कैसे आगे नेशनलिज्म बढ़ा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सी यू एवरीवन। ठीक है? और हाँ, ये जो जितने पॉइंट्स पढ़ाए थे उनको थोड़ा सा पढ़ के रखना। ठीक है? आपके लिए वर्क है कि एक वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है? एब्सोल्यूटिस्ट, ये जो वर्ड है
एब्सोल्यूटिस्ट ये जो वर्ड है इसकी क्या एक्चुअल डेफिनेशन है आप लोग बिल्कुल पढ़ के रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एवरीवन।